हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और आज हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस की सीरीज में आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो उसमें हमने जाना था कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। उसमें एक साइंटिस्ट के बारे में जाना था, इसका नाम था जॉन डाल्टन, जिसने कुछ थ्योरी दी थी और कहा था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी थ्योरी फेल हो गई, वो थ्योरी क्यों फेल हुई? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि एटम डिविजिबल है, यानी कि उसको डिवाइड कर सकते हैं और भी पार्ट्स में। और उसी तरह एटम के अंदर और कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डिस्कवरीज हुई। तो आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह से डिस्कवरी की गई एटम के अंदर के पार्टिकल्स की और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप पहली लाइन देख रहे हैं लिखी हुई, कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जॉन डाल्टन एज्यूम दैट एटम इज इंडिविजिबल, यानी कि जॉन डाल्टन सोचता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी कि उसे डिवाइड नहीं कर सकते हम। लेकिन आगे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस चीज़ को गलत प्रूफ किया और उन्होंने कहा कि जो एटम है वो डिविजिबल है और उसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पहला टॉपिक आपकी बुक का स्टार्ट होता है चार्ज पार्टिकल इन एटम्स, यानी कि ये बोल रहा है कि जो एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कौन क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या नहीं होते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बता देता हूँ जिससे आप जान पाएंगे कि सच में एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉम लेना है या फिर कोई भी स्केल जो आप नॉर्मल ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं वो स्केल यूज़ करना है, उसे अपने सर पर रब करना है। और सर पर रब करने से पहले कुछ पेपर के पीसेस को आप छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें एक जगह पर रख लीजिए। उसके बाद एक स्केल या कोम को लेकर अपने सिर पर रब करना है। रब करने के बाद आप जाएंगे तो उस निकाल कर उसे जब उन पेपर पीसेस पर लगाएंगे, ऊपर जब करेंगे उनके ऊपर देखना कि वो जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं पेपर के, वो आगे स्केल पे चिपक जाएंगे। जिससे क्योंकि जब हम अपने सिर पर जब स्केल या कॉम को रब करते हैं तो वो एक स्टैटिक चार्ज क्रिएट कर देता है उस चीज़ पे, और जिससे कि वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वो उधर पॉजिटिव। तो दोनों को जब अट्रैक्ट होते हैं तो आपस में एक दूसरे को चिपका लेते हैं वो आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो ये था इस तरह से। अब आगे का जैसे कि लिखा हुआ कि अब डिस्कवरीज किस तरह से हुई, तो जैसे कि लिखा हुआ है इन 1866 ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड कैनाल रेज। ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ कि व्हाट आर कैनाल रेज। तो आपका आंसर ये हो सकता है कि जब एक साइंटिस्ट था 1866 में, इसका नाम था ई गोल्डस्टीन, उसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि उसने क्या डिस्कवर, उसने देखा कि न्यू रेडिएशंस एक गैस में डिस्चार्ज हो रही थी और उस ट्यूब का नाम था कैनाल रेज। और वो कैनाल रेज में दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, और उसने देखा कि जो रेज वो निकल रही हैं वो कैसी हैं? पॉजिटिवली चार्ज है एकदम, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस है, विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि जिससे पता लगा कि जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है वो क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? प्रोटॉन रखा, यानी कि वो क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उसी के बाद इन 1900 में एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन क्या थे? उन्होंने एक डिस्कवर किया, इन्होंने ई गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया? प्रोटॉन, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया। उसी के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे थॉमसन, जिसने डिस्कवर किया सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन्होंने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज था, यानी कि प्रोटॉन के अपोजिट था बिल्कुल भी। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था। यानी कि दो चीजें तो हमें पता लग गई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि उसका सब एटॉमिक पार्टिकल है और प्रोटॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अभी इससे मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में कैसे कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब जानते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, यानी कि एटम दिखता किस तरह से है। तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की और अपने अपने मॉडल्स दिए, जिसमें पहला जो मॉडल आता है वो है जे थॉमसन मॉडल। इसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद पढ़ेंगे नील बोर्स मॉडल, ठीक है। तो एक एक कर हम डिटेल वाइज सारे मॉडल्स को पढ़ेंगे और सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो है जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ही अपनी तरफ से एक मॉडल दिया, मॉडल मैंने कि एक तरह से एक स्ट्रक्चर बना के बताया कि एटम इस तरह का दिख सकता है। तो इनके जो मॉडल को और भी नाम दिए गए, जिसको कहते हैं पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं हम, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर बताया, जिसमें बताया उन्होंने कि एटम क्या है? एक बिल्कुल
वो जो कि पुडिंग की तरह दिखने वाला है या फिर वाटरमेलन की तरह दिखने का एक मॉडल, वाटरमेलन जैसा दिखता है ना, आपको पता है कि जैसे कि वाटरमेलन का क्या होता है, पूरा राउंड शेप होता है और बीच बीच में उसके अंदर जो रेड कलर का पार्ट होता है पूरा, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो उसके ब्लैक कलर के जो सीड्स थे उनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बताया, जिसे इलेक्ट्रॉन बोला था उन्होंने। और जो पूरा स्पेयर है यानी कि रेड पार्ट है जो अंदर का, उसे पॉजिटिवली चार्ज बोला, यानी कि उसे प्रोटॉन बताया था। तो ये चीज तो उनकी तरफ से ये बताई गई थी, और इनकी तरफ से कंक्लूजन क्या लिया गया, इसे पॉजिटिव चार्ज माना गया पूरा। ठीक है, तो उनकी तरफ से जब ये एटम दिया गया तो उन्होंने कुछ, थॉमसन ने प्रपोज किया, ये कंक्लूजन दिए इस मॉडल को लेकर। तो उन्होंने क्या बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, यानी कि वही बोल रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि जो एक एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अंदर है, यानी कि जो स्पेयर है उसे पॉजिटिव चार्ज बताया, और जो अंदर अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं नेगेटिव वाले उसे इलेक्ट्रॉन्स बताया। यानी कि ऐसे तो होता है, पुडिंग में भी ऐसे होता है, क्रिसमस पुडिंग एक केक टाइप से होता है, उसमें क्या होता है कि केक हो गया, उसमें उन्होंने इस तरह से दिया उस मॉडल को, क्रिसमस पुडिंग मॉडल बोला उसे उन्होंने दिया कि केक हो गया, उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बताया, और जो बाकी का बाहर का पोर्शन है जिसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं उसे पॉजिटिव चार्ज बताया। वैसे ही वाटरमेलन में भी जो बाहर का पोर्शन है और जो अंदर का रेड कलर का पोर्शन है, सिर्फ रेड कलर का पोर्शन, उसे पॉजिटिवली चार्ज बताया, और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उन्हें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह बताया गया मॉडल में। तो ये था उनके मॉडल का स्ट्रक्चर। और उन्होंने फिर एक और चीज बोली कि जो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उन्होंने बोला कि जब किसी भी मॉडल में या किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि इक्वल हो जाएगा, तो वो जो पूरा एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज न्यूट्रल हो जाती है। तो ये था जे थॉमसन मॉडल के बारे में। हाँ, तो सेकंड जो हमारा मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हमने पहला मॉडल बोला जे थॉमसन का, अब जो सेकंड मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या किया, आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसने कौन कौन से मतलब किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, रदरफोर्ड डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, यानी कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक अल्फा पार्टिकल्स के साथ उनको फॉल कराना था, किस पे, गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, अब इसने गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल्स को क्यों सिलेक्ट किया तो वो भी देख लेते हैं। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, यानी कि वो गोल्ड फॉइल को इसलिए चूज कर रहा था क्योंकि वो चाहता था जितना ज्यादा पतली लेयर की कोई भी चीज हो जिसपे वो अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करा सके। तो जो इसने एटम गोल्ड फॉइल की जो लेयर इसने सेलेक्ट की उसमें जो जितनी थिक थी वो कितनी थिक थी, बस 1000 एटम थिक थी, यानी कि उसमें 1000 एटम्स ही आ सकते थे एक लेयर में, उसकी इतनी थिक थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अल्फा पार्टिकल्स इसने क्यों यूज किए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयंस थे। ठीक है, क्यों थे, क्योंकि डबली चार्ज हीलियम आयंस थे सिंस दे हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, इसलिए। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन। यानी कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तब उसने क्या किया, जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर उनसे, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत कुछ अलग हुआ और उसने वो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अब आइए देखते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया। यहाँ तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की और क्यों यूज़ की। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ यूँ था, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, आपके डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये कुछ इस तरह से उसका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने गोल्ड फॉइल के जो गोल्ड फॉइल लगाई थी उसके एटम्स को यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो रेज आ रही है रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे वो क्या है, अल्फा पार्टिकल की रेज थी जो उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल कराई थी, यानी कि छोड़ी थी उन पर। ठीक है, तो इनमें हुआ क्या, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कुछ इस तरह से, तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ने के थ्रू साथ साथ आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। जैसे कि उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की उसने, क्या क्या ऑब्जर्व की उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है
लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि बोल रहा है कि जो बहुत मोस्ट ऑफ द जितनी मतलब अल्फा रेज में से बहुत सारी जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की रेज थी वो स्ट्रेट चली गई उसमें गोल्ड फॉइल से निकल के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारी ये जितनी भी मोस्टली स्ट्रेट बिल्कुल सीधी चली गई बिना किसी डिफ्लेक्ट के या बिना रिफ्लेक्ट हुए किसी से भी सीधा चली गई। सेकंड पॉइंट बोल रहा है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज थी वो स्मॉल एंगल से टकराकर डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि देख पा रहे होंगे आप ये वाली लाइन कि ये वाली रेज देखिए इसके जो सेंटर पॉइंट पे टकराकर एटम के, अब एटम में वो क्या है वो पता नहीं, उससे टकराकर वो देखो डिफ्लेक्ट हुई है। वैसे यहाँ पर भी जो रेज है वो भी डिफ्लेक्ट हुई है। तो ये कुछ इस तरह से था। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इसका सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड, यानी कि ये बोला कि 12,000 पार्टिकल्स रेज पार्टिकल्स में से एक रे ऐसी थी जो रिबाउंड हो रही थी बार बार। तो ये थी वो देख रहे हैं आप कुछ इस तरह से थी वो कि जो जा रही थी और सीधी स्ट्रेट लाइन में आ रही थी वापस, ना कोई एंगल चेंज हो रहा था उसका, ना ही कुछ और हो रहा था। तो ये थी इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस। हाँ तो वो थी ऑब्जर्वेशंस। अब हम पढ़ते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि उससे क्या क्या पता लगा हमें, और यानी कंक्लूजन क्या निकला उसके एक्सपेरिमेंट का। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम is empty because most of the alpha particle pass through gold foil without getting reflected। जैसा कि आपने अभी देखा था ऑब्जर्वेशन के टाइम पे जब मैंने प्रैक्टिकल का वो बनाया हुआ था कि किस तरह से उसमें देखा आपने कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो स्ट्रेट लाइन में चली गई थी। यानी कि इससे क्या साबित होता है कि जो एटम का एक स्ट्रक्चर है वो अंदर से काफी ज्यादा स्पेस है, यानी इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है। लिखा ना मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, यानी कि काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेस है उसमें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से ये क्लियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, यानी कि बहुत कम ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो पाए थे, यानी कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो पाए थे ना। आगे लिखा है इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि इससे क्या पता लग रहा है हमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम के अंदर वो बहुत ही कम उसमें है, यानी बहुत ही कम चीज में है, मतलब बहुत ही कम तरीके से उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हीलियम रेज थी वो डबल हीलियम रेज थी ना, डबली चार्ज थी, तो उससे पॉजिटिव चार्ज पता लग गया था हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री यानी कि जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी और वापस जाके वैसी की वैसी वापस आ रही थी, यानी कि उनमें से बहुत ही 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था ना। तो वही बोला कि इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि ये बोल रहा है कि इससे पता लगा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन के अंदर अवेलेबल है जो उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे इसका कंक्लूजन के बारे में। हाँ तो अब जानते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के कुछ फीचर्स के बारे में, यानी कि इस एटम का जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया था उसके क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट फीचर था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, यानी कि उसने बताया कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, जिससे देखा था ना आपने जो रेज थी जो वापस डिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी वो न्यूक्लियस से ही टकरा कर वापस जा रही थी। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि सारा का सारा जो मास है वो एटम न्यूक्लियस में ही है। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसने जो नेक्स्ट फीचर दिया था वो बोला था जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड गोल गोल घूमते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ थ्योरी दी थी। अगला जो दिया था द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि उसने बताया था कि जो एटम का साइज है ना, जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम से बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, ये थे कुछ इसके फीचर्स के बारे में। तो ये तो इसके फीचर्स के बारे में हो गया। अब उसकी कुछ गलतियां जो थी, यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स थे कुछ रदरफोर्ड के, उसके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब पूरा रदरफोर्ड का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट नेक्स्ट जो बोल रहा है कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि उसके कुछ गलतियां कुछ खामियां थी उसके मॉडल में जो वो अनएक्सप्लेन थी, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इन चीजों को। तो वो क्या थी, तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जैसे कि उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है न्यूक्लियस के अराउंड राउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, यानी कि बट इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, अगर वो कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो किसी के अराउंड अगर रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, अपने आप ही वो कम कर देगा। अगर कितनी एनर्जी होगी उसके पास, वो
घूम घूम के अपनी एनर्जी सारी लूज कर देगा, और वो एनर्जी लूज करने के बाद क्या करेगा, वो अपने आप ही उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि अगर वो चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है, अगर वो चार्ज पार्टिकल है, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, हमने पढ़ा भी था अभी, लेकिन अगर वो रिवॉल्व कर रहा होता न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो चार्ज पार्टिकल है और उसकी जो पार्टिकल की जो चार्ज है वो कैपेसिटी इतनी है कि वो बस घूमते घूमते एक दिन उसकी जो एनर्जी तो सारी खत्म हो जाती और वो क्या करता, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता। तो ये तो इससे इसकी गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद दिस विल हैपन, और इससे क्या होता, अगर वो गिर जाता तो इससे क्या होता कि जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि एटम एक स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या था, दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ विच अनएक्सप्लेन बाय हिम, यानी कि यही इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक था, यानी यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी इसके मॉडल की, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, इसका नाम होता है नील बोर। अभी इसका भी मॉडल हम पढ़ेंगे। तो उसने क्या बोला, वो आया 1912 में, यानी 1912 में आया, और उसने कुछ उसकी गलतियों को मॉडिफाई करके, उसकी गलतियों को सुधार के एक नया मॉडल दिया, और उसको बोलते हैं नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी की सारे टॉपिक्स और सारे मॉडल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।